हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माविंस। मैं हूं डॉक्टर अवधेश निरंजन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है थेरेपेटिक्स एंड गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब TGA। ये रेगुलेटरी अफेयर्स का एक सब्जेक्ट का टॉपिक है और ये जो TGA है ये थेरेपेटिक्स गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है और ये जो है वो रेगुलेटरी बॉडी होती है किसकी? ऑस्ट्रेलिया में। जैसे अपने यहाँ इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी है CDSCO, आप सब ने ये नाम सुन रखा है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। वैसे ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन सी है? TGA, थेरेपेटिक्स गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो TGA है वो रिस्पॉन्सिबल होती है असेसमेंट करने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए किस चीज़ की? कि वहाँ पर जो भी गुड्स, मतलब थेरेपेटिक्स गुड्स, मेडिसिन को थेरेपेटिक्स गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है वहाँ पर। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। मतलब यहाँ पर मेडिसिन्स और साथ ही साथ जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उन सभी को गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इस रेगुलेटरी बॉडी का नाम रखा गया है थेरेपेटिक्स गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब TGA। चलो हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि ये जो TGA है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एसेस करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, और ये इंश्योर करती है कि जो थेरेपेटिक्स गुड्स अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया में वो जो है वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है थेरेपेटिक्स गुड्स एक्ट का, ये जो एक्ट आई TGA एक्ट 1989 में, ये TGA एक्ट आई और ये लागू की गई 1991 से, 15 फरवरी 1991 से इसको लागू किया गया। अब ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है TGA एक्ट का वो ये है कि ये नेशनल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए थेरेपेटिक गुड्स को। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो कि ये क्या क्या चीज़ों को इंश्योर करती है? क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और जो मेडिसिन्स हैं उनके लिए। क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी किसकी? मेडिसिन्स की। इसी के साथ साथ जो है वो ये जो है वो मॉनिटर करती है जो मेडिकल डिवाइसेस है ना, तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए इसमें क्या होता है कि ये मेडिकल डिवाइसेस की क्वालिटी, सेफ्टी और उसका जो है वो परफॉर्मेंस, इनको भी जो है वो इंश्योर करती है ये जो हमारी TGA एक्ट है वो। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि फिर इसके बाद से जो है इसमें कुछ और चीज़ें लाई गई और साथ ही साथ इसमें एक ARTG जो है वो वहाँ पर क्या होता है कि एक, जैसे अपने यहाँ एक रजिस्टर होता है ना ऑरेंज बुक के नाम से, वैसे ही यहाँ पर जो थेरेपेटिक्स गुड्स हैं उसका एक रजिस्टर बनाया जाता है या होता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसको नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर ऑफ थेरेपेटिक्स गुड्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है ARTG। तो कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन या कोई भी मेडिकल डिवाइस ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई होने से पहले उसको जो है रजिस्टर होना मस्ट होता है। किसमें? ARTG के अंदर। तो अब इसी तरीके से अब इसको हम लोग अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करें ARTG को, तो ARTG क्या होता है? कंप्यूटर डेटाबेस होता है इंफॉर्मेशन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नहीं, मतलब जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है तो या जो रेगुलेटरी बॉडी है वो ARTG जो है वो कंप्यूटर डेटाबेस बनाया गया है जिसमें थेरेपेटिक्स गुड्स हैं जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनको अप्रूव किया गया है। तो वो जो थेरेपेटिक्स गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट, उनकी सप्लाई, इन सभी चीज़ों का जो है इसमें कंप्यूटर डेटाबेस या इन्फॉर्मेशन होती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास में या रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास में। इसके बाद बात आती है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनके लिए बड़ी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी मेडिसिन हैं वो लाइसेंस्ड होनी चाहिए अंडर पार्ट 4। जो TGA एक्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, TGA एक्ट, तो TGA एक्ट का जो पार्ट 4 है उसके अंडर में ऑस्ट्रेलियन मैन्युफैक्चरर को जो भी मैन्युफैक्चर करनी है मेडिसिन वो क्या होना चाहिए? प्रॉपरली लाइसेंस्ड होनी चाहिए
और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी जीएमपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी होती है। अब इसी के साथ आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि जब अप्रूव्ड हो जाती है, मतलब जो भी मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है या सप्लाई करनी है या मैन्युफैक्चर करनी है, तो अगर उसका अप्रूवल मिल जाता है मार्केटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में, तो उन मेडिसिन्स को क्या करना होता है, एआरटीजी में इंक्लूड करना होता है और उनके लिए जो है ये AUST-R नंबर दिया जाता है और AUST-L नंबर, इसे हम शॉर्ट में OST-R नंबर और OST-L नंबर कहते हैं। तो OST-R का मतलब होता है कि जो मेडिसिन जो कि रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड मेडिसिन को R से डिनोट किया गया है OST-R, और जो लिस्टेड मेडिसिन है उनको OST-L के नाम से जो है वो रजिस्टर किया जाता है। अब इन दोनों का पर्पस क्या है और कौन सी कैटेगरी में क्या रखा गया है वो भी आपको हम बता देते हैं। जैसे कि वो मेडिसिन जो कि हायर रिस्क वाली होती हैं उनको इंडिविजुअली इवेल्युएट किया जाता है, किस चीज़ के लिए, क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए और एफिकेसी के लिए। जो हायर रिस्क प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें TGA द्वारा अप्रूव किया जाता है उन्हें ARTG में रखा जाता है एज अ रजिस्टर्ड मेडिसिन, अभी जो ऊपर हमने बताया था। और जो वो लिस्टेड मेडिसिन जो कि लो रिस्क वाली होती हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है, उनको भी ARTG में ही इंक्लूड किया जाता है, बट ARTG कौन सा, L में, ARTG L में, मतलब लिस्टेड मेडिसिन के फॉर्म में। तो इस तरीके से इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जाता है और इसका वैलिडेशन प्रोसेस भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है। कौन सी ड्रग्स का, लो कॉस्ट ड्रग जो होती हैं उन्हें हम लिस्टेड मेडिसिन्स या लो रिस्क मेडिसिन्स भी यहाँ पर कहते हैं, और इनको इंक्लूड किस में किया जाता है, OST-L के फॉर्म में, और इनको ऑल एस्ट नंबर दिया जाता है। OST-L नंबर मतलब ऑस्ट्रेलियन लिस्टेड मेडिसिन्स नंबर। ऐसे ही ये OST-R जो नंबर था वो क्या था, ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड मेडिसिन नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपको तुरंत मिलते रहें। तो बात करते हैं आगे इसके, जो इसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है कि TGA ने इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, डेवलप किया है, ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। इसको शॉर्ट फॉर्म ARGCM कहा गया है। अब ये बनाया किस लिए गया है फ्रेमवर्क, असिस्ट करने के लिए स्पॉन्सर्स को। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के जो स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर का मतलब है जो फंड देते हैं या अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट को या मेडिसिन को जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या किसी भी तरीके के जिसमें फाइनेंस या अमाउंट जो है वो कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये बात हो गई। दूसरी, प्रोडक्ट्स जो एवेल्युएट किए जाते हैं TGA द्वारा उसकी क्वालिटी के लिए, सेफ्टी और एफिकेसी के लिए अंडर द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 25। किसके, TGA के अंडर में जो सेक्शन 25 बनाया गया है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी, ये जो है एवेल्युएट करना ये मैंडेटरी है और ये TGA द्वारा जो है वो किया जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स इन दी कैटेगरी, वो कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें रखे गए हैं। प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड इन दी शेड्यूल ऑफ फार्मास्यूटिकल बेनिफिट्स, और वो प्रोडक्ट जिनमें जो सनस्क्रीन होता है ना, सनस्क्रीन एक्टिव एजेंट जो कि इंक्लूड नहीं किया गया है, सनस्क्रीन जो एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं जिनको परमिट किया जाता है एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, उस लिस्ट में अगर वो नहीं इंक्लूड किए गए हैं वो सब भी इसमें आ जाते हैं। और तीसरा, प्रोडक्ट दैट मेक थेरेपेटिक क्लेम्स, वो प्रोडक्ट जो जिनमें ये क्लेम किया जाता है कि इसमें हमारा थेरेपेटिक एक्शन भी आता है या हमारा थेरेपेटिकली ये जो है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं अदर देन सनस्क्रीन, वो सब भी इसके अंदर रखे जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पर बात की गई है सनस्क्रीन की, तो सनस्क्रीन क्या होते हैं,
सनस्क्रीन जो है वो, जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा, सनस्क्रीन लोशंस आते हैं, तो आप लोगों ने उसमें एक टर्म भी लिखा हुआ देखा होगा, SPF लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इस पे अलग अलग ऐसे SPF के साथ में आप लोगों ने ये भी लिखा देखा होगा, जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं क्या, मोस्टली आपने ये चीज़ लिखी हुई देखी ही होगी। जैसे SPF लिखा है ना, तो SPF इसके साथ आप लोगों ने 30, 50, 80, 90 ऐसे ये लिखा रहता है। तो इस 30, 50 का मतलब ये होता है कि ये SPF या ये सनस्क्रीन लोशन, इसमें जिसमें SPF 30 पड़ा है, वो कैपेबल है 30% जो है वो हार्मफुल UV रेज को अपनी स्किन से इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब जो हार्मफुल UV रेज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी स्किन को पेनिट्रेट करती हैं और हार्म पहुंचाती हैं, डैमेज करती हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, जो SPF है तो वो 30% जो है उस तरीके की हार्मफुल UV रेज को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके के जो है वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं सनस्क्रीन लोशन में। फ़िलहाल ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए बता रहा था। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बात आती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रेगुलेट यहाँ पर करने होते हैं या किए जाते हैं। एक तो लाइसेंसिंग एंड ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। जो मैन्युफैक्चरर जो कि मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, उनके पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो प्रॉपर जो है वो GMP कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग उनको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी बात, प्री मार्केट असेसमेंट ज़रूर से करना पड़ेगा। ऐसा जो है वो TGA के दायरे में आता है, मतलब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है या रेगुलेटरी बॉडी है, उनका इस तरीके से असेसमेंट जो है करना, ये उनके ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आता है। जैसे कि एक तो ये हो गया कि ये चेक करना और इंश्योर करना लाइसेंसिंग और ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और दूसरा प्री मार्केट असेसमेंट। इसमें इंक्लूड होता है जैसे कि टॉक्सिसिटी और डोजेस फॉर्म जो मेडिसिन के हैं वो चेक करना, और द प्रोडक्ट रिस्क इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स साइड इफ़ेक्ट। तो प्रोडक्ट रिस्क जो है वो डिटरमाइन की जाती है साइड इफ़ेक्ट्स के द्वारा। कोई इनअप्रोप्रिएट सेल्फ मेडिकेशंस तो नहीं है या लंबे यूज़ पर एडवर्स इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, ये प्री मार्केट एनालिसिस या असेसमेंट किया जाता है बाय द रेगुलेटरी बॉडीज़। इसके बाद बात आती है पोस्ट मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं सिस्टमैटिक रिस्क बेस्ड अप्रोच के, वो क्या क्या होते हैं। एक तो मॉनिटरिंग करना एडवर्स रिएक्शंस का, मेडिसिन से रिलेटेड जो एडवर्स रिएक्शंस आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं, कम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसको मॉनिटर करना। दूसरा, टारगेटेड एंड रैंडम सर्वेलेंस इन मार्केट प्लेस, मतलब जब कोई मेडिसिन मार्केट में आ गई है, मार्केट ऑथराइजेशन मिलने के बाद, जब वो मेडिसिन जो है मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद मार्केट में सेल होने लगती है, तो उसके बाद भी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है वो बहुत सारी जब पॉपुलेशन उसको इस्तेमाल कर रही है तो कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या ADR जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस तो नहीं आ रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या करना पड़ता है, मार्केट से उस तरीके की मेडिसिन्स को विड्रॉ करना पड़ता है, इमीडिएट विड्रॉल करना पड़ता है। तो अगला स्टेप इसमें यही आता है, पोस्ट मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये काम होता है कि इफ़ेक्टिव, रिस्पॉन्सिव और टाइमली रिकॉल प्रोसीजर कंडक्ट किया जा सके अगर जो है वो ADR सीवियरली रिपोर्ट की जा रही हैं या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस के साथ में कोई एडवर्स रिएक्शन कोई मेडिसिन अगर प्रोड्यूस कर रही है तो उसका रिकॉल किया जा सके। रिकॉल का मतलब होता है कि मार्केट से उस तरीके की मेडिसिन को विड्रॉ कर लिया जाए। तो ये विड्रॉ करने से क्या होगा कि बाकी जिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है उन लोगों तक वो जो है किसी भी तरीके के ADR जो है वो ना हो, इस तरीके की कंडीशंस, तो उसमें रिकॉल किया जाता है। मतलब जितने भी मार्केट में वो प्रोडक्ट सप्लाई हुआ है उसको तुरंत से विड्रॉ करने के लिए जो है वो प्रोसेस कर दिया जाता है। फिर अगला जो है ऑडिट ऑफ GMP।
तो ये जीएमपी ऑडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जीएमपी का फुल फॉर्म आप सभी लोग भी जानते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो इसकी ऑडिट जो है वो एनुअली होती है और होनी भी चाहिए। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इंश्योर करती है। और इसके बाद इफ़ेक्टिव कंट्रोल्स फॉर द एडवर्टाइजिंग ऑफ थेरेपेटिक गुड्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके दायरे में आती हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के। कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी? जिसकी हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, टीजीए की। तो आई होप यहाँ तक सारी कंटेंट जो है, इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट कंटेंट हमने कवर की है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि टीजीए कौन सी, जो टीजीए एक्ट थी वो कौन से ईयर में पास हुई थी। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एक और एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। थैंक यू।